स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 6 ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गैलीलियो का हम जो कंट्रीब्यूशन देखते हैं, यहाँ पर क्या कंट्रीब्यूशन था। तो गैलीलियो जो था वो फर्स्ट पर्सन था जिसने ये रिकॉग्नाइज़ किया कि बॉडीज़ जो है, चाहे वो स्मॉल हो, चाहे उसका मास कम हो या उसका मास ज़्यादा हो, वो अर्थ की तरफ जो है मूव करती है विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से अर्थ की तरफ जो है वो मूव करती है। मीनिंग मास पर उनका एक्सीलरेशन डिपेंड नहीं करता, चाहे ऑब्जेक्ट स्मॉल मास का हो, चाहे ऑब्जेक्ट लार्ज मास का हो। ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड है, मीनिंग अर्थ की तरफ वो मूव करती है। ऐसा किसने कहा? गैलीलियो ने ये बात बोली थी। तो थोड़ी सी थ्योरी कर लेते हैं यहाँ पर हम पहले। और केपलर जो था उसने 3 लॉ फॉर्मुलेटेड किए थे। उसने 3 लॉ बनाए थे, केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन के नाम से जिसको जाना जाता है। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। और भी हमारे पास 2 थ्योरी हमारे पास बेसिकली आती है, जियोसेंट्रिक थ्योरी एंड हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी जो है, जियोसेंट्रिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये सपोज किया जाता था कि जितने भी हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे सन है, स्टार है, प्लैनेट्स हैं, मून है, और मूविंग अराउंड द अर्थ के अराउंड मूव करते हैं ये सभी, विच इज़ स्टेशनरी एंड आर टेकन एज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। यानी कि सबसे पहले क्या सपोज किया जाता था, जब हमारे पास कौन सी थ्योरी थी, जियोसेंट्रिक थ्योरी हमारे पास थी। उसमें ये सपोज किया जाता था कि यूनिवर्स का जो सेंटर है वो अर्थ है, और जितने भी हैवी ऑब्जेक्ट्स है, सन हो, चाहे जितने भी स्टार्स हो, प्लैनेट्स और मून, ये सब के सब जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो ऐसी थ्योरी थी हमारी जियोसेंट्रिक थ्योरी ऑफ प्लानिटरी मोशन। उसके बाद नई थ्योरी आई हमारे पास, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। हीलियोसेंट्रिक थ्योरी में इस कंसेप्ट को ड्रॉप कर दिया गया, और ये कोपरनिकस ने ये थ्योरी दी थी। इसके अकॉर्डिंग क्या था भी, सन जो है वो स्टेशनरी है एंड अर्थ एज वेल एज अदर प्लैनेट्स, यानी कि अर्थ और दूसरे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ये कौन सी थ्योरी थी हमारे पास? हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। यानी कि 2 थ्योरी हमारे पास प्लैनेटरी मोशन की आई है, जियोसेंट्रिक थ्योरी और हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी में सेंटर क्या था? अर्थ यूनिवर्स का सेंटर है और अर्थ स्टेशनरी है, बाकी सभी उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। जबकि हीलियोसेंट्रिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, सन स्टेशनरी है और सभी प्लैनेट्स और अर्थ जो है उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो ये थ्योरीज और जितना भी डाटा था वो केपलर ने एनालाइज़ किया, और केपलर ने ये एनालाइज़ करने के बाद अपने लॉ दिए हैं कुछ, केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। तो केपलर्स के लॉ जो है प्लानिटरी मोशन के, सबसे पहले हमारे पास जो है हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ केपलरी, फर्स्ट लॉ जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो केपलर का 3 लॉ हमारे पास है। केपलर ने क्या किया था, कोपरनिकस की थ्योरी जो थी, ठीक है, उसको स्टडी किया और एनालाइज किया, और फर्स्ट लॉ दिया अपना केपलर फर्स्ट लॉ भी, ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। यानी कि इसको हम लॉ ऑफ ऑर्बिट भी बोलते हैं, इसको लॉ ऑफ ऑर्बिट भी हम इसको बोलते हैं। केपलर ने फर्स्ट लॉ दिया लॉ ऑफ ऑर्बिट। मीनिंग ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट पाथ की शेप होती है, जिस पाथ के लॉन्ग जो है क्या मूव करता है, हमारा प्लैनेट रिवॉल्व करता है। ऐसे हम शेप बना सकते हैं, इसकी एलिप्स बना सकते हैं जिसकी ये लॉन्ग एक्सिस हो गई है, और ये इसका जो है सेंटर। तो केपलर ने कहा कि जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं वो कैसे रिवॉल्व करते हैं, एलिप्टिकल पाथ में सन के अराउंड मूव करते हैं, जिसमें सन एक फोकस के ऊपर जो है एलिप्स की क्या होता है, सन। यहाँ पर मान लो सन प्रेजेंट है, और दूसरी जो फोकस है वहाँ पर हमारा क्या है, वहाँ पर हमारा प्लैनेट होता है, और प्लैनेट जो है सन के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है। एलिप्स के अंदर एक सेंटर पर कौन प्रेजेंट है, सन प्रेजेंट है। और अगर हम यहाँ पर बात करें प्लैनेट इसके अराउंड मूव करता है, तो हमारे पास 2 एक्सिस आ गई है। ये जो हमारी लॉन्ग एक्सिस है इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस, और जो ये स्मॉल एक्सिस है इसको बोलते हैं हम माइनर एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं हम, माइनर एक्सिस बोलते हैं इसको, माइनर एक्सिस। और इसका अगर हाफ कर दिया जाए, मीनिंग अगर इसको मैं ओ लिखता हूँ, ओ, और इसको लिखता हूँ ए, तो ओ से लेके ए तक का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं क्या, सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मीनिंग आधा, आधा हो गया यहाँ पर।
तो सेमी मेजर एक्सिस हम इसको बोलते हैं। ऐसे ही ये हमारी यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये, इसको हम बोलेंगे सेमी माइनर एक्सिस, यानी कि हाफ अगर कर दे तो माइनर एक्सिस आ जाएगा। तो अब यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट ये रिप्रेजेंट किया है, एक पॉइंट P को रिप्रेजेंट किया है, एक पॉइंट A को रिप्रेजेंट किया। सन से जो ये पॉइंट P है ये सबसे क्लोज पॉइंट है, तो पॉइंट P को हम बोलते हैं, P पॉइंट को हम यहाँ पर बोलते हैं पेरिहिलियन। और जो पॉइंट A हमारा होता है, जो सन से लार्जेस्ट डिस्टेंस पर होता है पॉइंट A पॉइंट को हम बोलते हैं यहाँ पर एपीहिलियन। यानी कि पेरिहिलियन और एपीहिलियन हमारे पास 2 पॉइंट आ गए हैं। सोर्स यानी कि सन से जो सबसे क्लोजेस्ट है उसको हम बोलते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पेरिहिलियन। और जो सबसे दूर जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कहाँ से, सन से जो ये लार्जेस्ट डिस्टेंस पर है, इस पॉइंट को बोलते हैं हम एपीहिलियन। तो ये 2 पॉइंट हमारे पास है। तो केपलर का फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या है, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, और जिसका सेंटर ये O इसका एलिप्स का सेंटर है, जबकि इसकी 2 फोकस होती है। एक फोकस यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरी फोकस हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं S1, S और S1। S एक फोकस के ऊपर सन प्रेजेंट है और दूसरी फोकस पर क्या है, प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व करता है इस फोकस के थ्रू। तो सेकंड लॉ हमारे पास केपलर का आता है, केपलर सेकंड लॉ जो है ऑफ प्लैनेटरी मोशन, जिसको लॉ ऑफ एरिया बोलते हैं हम। तो अगर हम कंसीडर करें भी अर्थ या कोई भी प्लैनेट है, वो P1 पोजीशन से P2 पोजीशन पर जाता है, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हम कंसीडर करते हैं अगर V1, और जो लाइन प्लैनेट और सन के सेंटर से पास होती है वो कुछ एरिया कवर करती है। ये एरिया इसने कवर किया है P1 और P2 पोजीशन के बीच में, और मान लो यहाँ पर टाइम कितना लगता है, इसको T टाइम प्लैनेट P1 पोजीशन से P2 पोजीशन में लेता है। सेम ऐसे अगर मैं इधर दिखाता हूँ, P3 से P4 पोजीशन के बीच में भी ये कुछ एरिया कवर करता है सेम टाइम में, और ये एरिया भी कितना है, सेम उतना ही एरिया है जितना ये है। तो मीनिंग यहाँ पर एरिया मान लो DA एरिया जो है DT टाइम में कवर हुआ है, DT टाइम में, और यहाँ पर भी कितना कवर हुआ है, DA एरिया कवर हुआ है DT टाइम में, अगर हम ऐसे सपोज करें। तो मीनिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो एरियल वेलोसिटी जो आएगी, एरियल वेलोसिटी प्लैनेट की जो एरियल वेलोसिटी आएगी रिमेन्स कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी जो है वो प्लैनेट की, अगर मैं ऐसे लिखूँ DA/dt एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम, ये एरियल वेलोसिटी क्या रहेगी, प्लैनेट की कांस्टेंट रहेगी। या अगर हम इसको दूसरे वर्ड्स में अगर एक्सप्लेन करें तो द लाइन joining ए प्लैनेट टू द सन, भी जो लाइन प्लैनेट और सन को ज्वाइन करेगी, ठीक है, स्वीप्स आउट इक्वल एरिया in equal interval of time, in equal intervals of time, मीनिंग उसकी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। मीनिंग जो लाइन सन और प्लैनेट को ज्वाइन करेगी वो लाइन इक्वल टाइम में इक्वल एरिया जो है वो क्या करेगी, स्वीप आउट। मीनिंग अगर मैं यहाँ P1 और P2 पोजीशन के बीच में दिखाता हूँ DA/dt, इसकी एरियल वेलोसिटी हो जाएगी, और V1 इसकी लीनियर वेलोसिटी है। और यहाँ पर मैं अगर दिखाता हूँ, मान लो लीनियर वेलोसिटी जो प्लैनेट की है, ये लीनियर वेलोसिटी जो प्लैनेट की है ये V2 है। तो मीनिंग जब सन से प्लैनेट जब लार्जेस्ट डिस्टेंस पर होगा, अवे होगा जब, तब उसकी वेलोसिटी कम होगी, और प्लैनेट जब सन के क्लोज आ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए वो इक्वल टाइम में क्या करेगी, जो लाइन प्लैनेट और सन से पास होगी वो लाइन इक्वल टाइम में इक्वल एरिया जो है कवर करेगी। तो ये था हमारा केपलर का सेकंड लॉ ऑफ एरिया, जिसको हम बोलते हैं।
और नेक्स्ट हमारे पास है केपलर थर्ड लॉ। केपलर का थर्ड लॉ हम डिस्कस करते हैं। केपलर्स थर्ड लॉ, जिसको हम दूसरा नाम इसका है लॉ ऑफ पीरियड्स। केपलर के थर्ड लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स। मीनिंग क्या है इसके अकॉर्डिंग, अब देखो पीरियड्स की बात हुई तो टाइम की बात हो गई है यहाँ पर। तो केपलर का थर्ड लॉ कहता है द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन of a planet around the sun is directly proportional to cube of semi-major axis of its elliptical path। मीनिंग क्या है इसका, देखो समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम ये सपोज करें कि जो प्लैनेट जो है ये हमारा प्लैनेटिकल पाथ में रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, और यहाँ पर सन और ये इसका सेंटर, ये हमारी मेजर एक्सिस हाफ कर देंगे तो सेमी मेजर एक्सिस आ जाएगा, और ये हमारा है यहाँ पर प्लैनेट। और सेंटर से इसका जो डिस्टेंस आ गया इसको मैंने आर से लिख दिया है। आर से मैंने क्या रिप्रेजेंट किया, सेमी मेजर एक्सिस को रिप्रेजेंट किया है। और प्लैनेट एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में कितना टाइम लेता है, अगर टी टाइम लेता है तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, स्क्वायर ऑफ टाइम, टाइम का जो स्क्वायर आएगा, टाइम पीरियड का जो स्क्वायर आएगा एक रिवोल्यूशन का, जो सन प्लैनेट जो है सन के अराउंड कवर करता है अपने ऑर्बिट के अंदर, दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो ये सेमी मेजर एक्सिस आई है इसके क्यूब के क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। दिस रिलेशन इज नोन एज केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ पीरियड्स इसको बोलते हैं हम। यानी कि टाइम पीरियड का स्क्वायर जो आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा किसके, सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन जो है हमारा चैप्टर मेन, ग्रेविटेशन को डिस्कस करेंगे। ग्रेविटेशन क्या होता है और किसने इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें दी है। तो ग्रेविटेशन इज़ द नेम गिवन टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स। मीनिंग ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटेशन जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन एनी टू बॉडीज, between any two bodies of the universe। यूनिवर्स की कोई भी दो बॉडी ले लो, उनका बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगा उस अट्रैक्टिव फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशन। और सबसे पहले इसको डिस्कवर किसने किया था, न्यूटन जो था, न्यूटन ने 1665 के अंदर न्यूटन ने ग्रेविटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, जब उसने देखा कि एप्पल जो है वो ट्री से नीचे गिर रहा है। तो वहाँ से उसने जो है न्यूटन ने ऑब्जर्व किया, और यानी कि उसने ये जो ला दिया था, कब दिया था, व्हेन ही सॉ एन एप्पल falling down the tree। तब उसने ये एप्पल को देख करके अपना जो है न्यूटन ने लॉ दिया था ग्रेविटेशन का। और देखो हमने चार तरह के जो है फंडामेंटल फोर्स पढ़े हैं, 4 फंडामेंटल फोर्स हमारे पास हैं। कौन कौन से फंडामेंटल फोर्स हैं,
न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप पढ़ोगे, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कह देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तीसरा जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और फोर्थ जो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। इन सभी फोर्सेस में से सबसे वीक जो फोर्स है वो फोर्स कौन सा है? हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो वीकेस्ट फोर्स हम इसको कह सकते हैं, यूनिवर्स में सबसे वीक फंडामेंटल फोर्स जो है वो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। बट इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है अगर हम देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हमारा यूनिवर्स है। डिफरेंट प्लैनेट्स, सन और स्टार्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सा फोर्स लगा हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि हमारा जो यूनिवर्स है वो यूनिवर्स की जो एग्जिस्टेंस है वो किसकी वजह से है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इसलिए हमारे लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन सबसे पहले न्यूटन ने दी, और न्यूटन ने अपना लॉ दिया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि आप पहले 9th क्लास में भी पढ़ चुके, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या है, अगर हम दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हमारे पास यूनिवर्स के अंदर है, जिसमें से एक का मास m1, दूसरे का मास m2, और इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस अगर हम लेते हैं r, तो न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन, हमें पता है न्यूटन के अकॉर्डिंग हर एक बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है यूनिवर्स के अंदर, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती है यूनिवर्स के अंदर। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज, फर्स्ट पॉइंट आया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, directly proportional to the product of their masses, product of their masses, मीनिंग इनका जो मास जो आएगा ऑब्जेक्ट का, इनके मास के प्रोडक्ट के जो फोर्स आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। m1 m2 प्रोडक्ट होगी फोर्स जो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा दो बॉडीज़ के बीच में, इन बॉडी के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के क्या आएगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू square of distance, inversely proportional to the square of distance between them, मीनिंग दो बॉडीज़ के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के क्या आएगा? ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन्वर्सली 1/, अगर डिस्टेंस हमने r लिया है तो r का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर दोनों को कंबाइन कर दे हम, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन, इसको 1 दे देते हैं ना, हम इसको 2 दे देते हैं, दोनों पॉइंट को हम कंबाइन कर देते हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। यहाँ पर हम एक कांस्टेंट लगाएंगे, डायरेक्टली को हटाकर ये कांस्टेंट हमारा लगेगा कैपिटल G, m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। और कैपिटल G जो है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्स के अंदर कैपिटल G जो है वो कांस्टेंट है। कहीं भी चले जाओ, अर्थ पर, मून पर, या किसी दूसरे प्लेनेट पर, मार्स पर चले जाओ, जुपिटर पर चले जाओ, तो G की वैल्यू जो है वो फिक्स वैल्यू G की हमारी होती है।
और जी की डेफिनेशन भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर मैं ये कंसीडर करूँ m1 जो है वो m2 जो है वो यूनिट मास है, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो भी क्या है, यूनिट सेपरेशन ऑब्जेक्ट के बीच में है, तो f जो आएगा वो g के इक्वल आ जाता है। तो मीनिंग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो आएगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसके इक्वल आया, इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इक्वल टू द बिटवीन टू बॉडीज। दो बॉडीज ली थी हमने, टू बॉडीज ईच ऑफ यूनिट मास, ईच ऑफ यूनिट मास और whose centers are placed unit distance apart। हम ये कह सकते हैं कि यूनिट मास की बॉडी थी, उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है वो किसके इक्वल आएगा, कैपिटल जी के इक्वल आएगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के इक्वल आएगा। कब आएगा, अगर सेपरेशन जो है whose centers are separated by यूनिट डिस्टेंस अपार्ट। मीनिंग उनका सेंटर जो है एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर है, यूनिट डिस्टेंस पर है, तो हमारा f जो g जो होगा वो f के इक्वल हो जाएगा। तो सिंपल सी डेफिनेशन ये हमारी इसकी टर्म में होगी, हमने कंपेयर कर लिया है। और कैपिटल जी जो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, कैपिटल जी कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। कभी फोर्स के साथ कंपेयर करके ये लिख दो कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसकी जो वैल्यू है यूनिवर्स के अंदर 6.67 इंटू 10 की पावर -11। अब यूनिट अगर हम निकालें, यूनिट भी निकाल सकते हैं। देखो g इज इक्वल टू एफ, यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर और डिवाइड में क्या आ जाएगा m1 m2। f की यूनिट होती है न्यूटन, r मीटर होता है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये किलोग्राम 2 बार आया तो किलोग्राम की पावर 2। तो यहाँ से इसकी यूनिट आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम रेज टू पावर -2। तो ये कैपिटल जी की वैल्यू है। यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ ये वैल्यू हमारी क्या है, फिक्स वैल्यू है। और डायमेंशनल फार्मूला भी हम यहीं से निकाल सकते हैं। इसके न्यूटन के लिए डायमेंशनल फार्मूला होता है m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2। l के लिए, इसके डिस्टेंस के लिए l की पावर 2 आ जाएगा, और मास के लिए m की पावर -2 आ जाएगा। तो इसको कंबाइन करके जब लिखेंगे m की पावर -1 l की पावर 3 और t की पावर -2, ये जो है डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा किसके लिए, कैपिटल g के लिए। m की पावर -1 l raised to power 3 and t raised to power -2, this is dimensional formula for capital G। तो आज के लिए इतना ही करना है आपको। कैपिटल जी का डायमेंशनल फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करें, और साथ में ये लर्न करें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।